उनका घोर पराजय हुआ। मंत्री मोदी जी के पास दो ही अस्त्र है, एक भय है और भ्रम है। भय वो सैलरीज नहीं दी गई हैं। इनमें से कई लड़कियां खुद रेप सर्वाइवर्स हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, कैंसर पीड़ित हैं और उन तक को सैलरीज नहीं दी गई। सभी को प्यार करना, मोहब्बत करना, ये हमारी हिंदू होने की परिभाषा है। बोल रहे रास्ते में ऐसे कांड मुस्लिम राष्ट्र में होता है। या మీడియా మిత్రులు దయచేసి కాస్త లేచిస్తే వెళ్తాం। राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। आदरणीय सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय।
भारत की आवाम इस वोट से ये कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं सिर्फ इंसान है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस देश के आम नागरिकों का जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं, आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास दो ही अस्त्र है, एक भय है और भ्रम है। भय वो दिखाते हैं इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के साथ। मैंने ऐसा नज़ारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। आज एनडीए को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है। मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में एक सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूँ, लेकिन वर्तमान में मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाढ़ पर है और मैं आशा करूंगा कि यहाँ की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में अभी तुरंत आज ही एनडीआरएफ की एक टीम भेजे और जल शक्ति के मंत्री भी वहाँ पे जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एम्बैंकमेंट चारों तरफ टूट रहे हैं, पानी जिस तरफ से बढ़ रहा है, बहुत ही एक खतरनाक एक वातावरण वहाँ पे है। आप भी बिहार और यूपी में देखते हैं कि कितना बाढ़ के और कटाव से लोगों को कितनी परेशानी होती है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार असम में होती हुई बाढ़ के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज ही एक एनडीआरएफ की टीम भेजे और जल शक्ति मंत्री तुरंत वहाँ पे जाए। मैं शुरुआत में भाजपा के सांसदों और हमारे इंडिया अलायंस के सांसदों और सभी सांसदों को मैं विशेष रूप से अपने तरफ से शुभकामनाएं देता चाहूँगा कि वो इस चुनाव में जीत के आएँ और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं। आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि भारत की आवाम इस वोट से ये कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं सिर्फ इंसान है। ये संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस देश के आम नागरिकों का जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं, आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। आज देश ने एक सत्ता को नहीं, आज देश ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है और इसीलिए मैं देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं और देश के लोगों को आपके ज़रिए ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके होते हुए हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष, पिछले दलित वंचित अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, हमने ये मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम पे हम ये चढ़ते जाएंगे, इस रास्ते पे हम चलते जाएंगे। हम आवाज़ बन के रहेंगे उन देशवासियों की जिनकी समस्या ना आज इस सदन में व्यक्त होती है ना अखबारों में व्यक्त होती है। हम आवाज़ उठाएंगे उन गरीब लोगों की जो आज अस्पताल में लगभग 6-6 साल उनको रुकना पड़ता है पर उनको सर्जरी का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। हम आवाज़ उठाएंगे वो सड़क पे सोते हुए युवाओं की, लोगों की जिन पर एक अमीर बाप का गाड़ी का बेटे का गाड़ी रेंचते हुए उनको मार देता है और फिर वो बेटा बाद में बेल पर निकल जाता है और उन जो लोग जो सड़क पे सोते हैं आज उनके बारे में कोई नहीं सोचता। हम बात उठाएंगे उन छोटे दुकानदारों की जिनका दुकान, सालों का दुकान आज टूट जाता है जब एक मंदिर का विस्तार होता है। अगर एक संदेश दिया है पर जब से मैंने अध्यक्षा पद से रिज़ाइन करा है, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार उतारू हो गई है कि किसी भी तरीके से दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लग जाए। 6 महीने से दिल्ली महिला आयोग को 1 रुपया भी फंड दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। हमारी काउंसलर्स, लॉयर्स, स्टाफ की टीम वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है क्योंकि 8-8 महीने से उनको सैलरीज नहीं दी गई हैं। इनमें से कई लड़कियां खुद रेप सर्वाइवर्स हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं,
कैंसर पीड़ित हैं और उन तक को सैलरीज नहीं दी गई। इनमें से कई लड़कियों ने अपनी जान पे खेलकर कितनी बच्चियों को सेक्स ट्रैफिकर्स तक से बचाया गया है, पर आज यही लड़कियां भूखे पेट दूसरों की कंप्लेंट हैंडल करने के लिए मजबूर कर दी गई हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग का इस साल का बजट 30% घटा दिया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा का पद अभी तक खाली है, 6 महीने हो गए हैं। मेंबर्स के 2 पद खाली हैं, जिनमें से एक मेंबर तो दलित मेंबर होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल अनिवार्य है। वो पद भी पिछले 1.5 साल से खाली है। और अब तो हद हो गई, 181 विमेन हेल्पलाइन, जिसको दिल्ली महिला आयोग ने इतना बड़ा बनाया कि आज 2000 से 4000 कॉल्स हर दिन उस हेल्पलाइन पे आती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे देश के राज्यों से लोग आते हैं, टीम्स आती हैं, सरकार से टीम्स आती हैं उसको स्टडी करने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर इस टीम को स्टडी करती है, इसकी फंक्शनिंग को अप्रिशिएट करती है, और उस 181 हेल्पलाइन को दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया। आज कितनी शर्म की बात है कि रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जिस राज्य को माना जाता है, उसकी 181 विमेन्स हेल्पलाइन बंद हो गई है। ये जो हमने टीम बनाई थी, ये जो हमने सिस्टम बनाया था, कभी भी अगर आप 181 हेल्पलाइन पे कॉल करोगे तो वहां से तुरंत एक लड़की आपके पास आती है और आपकी मदद करती है। पुलिस स्टेशन आपको लेके जाती है, हॉस्पिटल्स लेके जाती है। हजारों लड़कियों को हमने इस तरीके से रेस्क्यू करा। नहीं लगता कि दिल्ली की लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित हो पाएंगी। इसलिए महिला आयोग को सशक्त करना है, और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूंगी। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। कल राहुल जी ने पूरी पार्लियामेंट में जिस प्रकार से मुद्दों को उठाया और इस देश को एक तरीके से तो आगाह किया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर और हमेशा इस देश की माइनॉरिटी को डराकर और हिंदुत्व के नाम एजेंडा पर अलग अलग जगह पर जिस तरीके से दंगों की राजनीति करती है, उससे हमें लोग को समझने की जरूरत है। राहुल जी ने जैसे शिव जी का फोटो पार्लियामेंट में बता के कहा कि शिव जी क्या कहना चाहते हैं, वो अभय मुद्रा की बात राहुल जी कर रहे थे। वहाँ गुरु नानक की बात हो या बुद्ध की बात हो या महावीर की बात हो या यीशु ख्रिस्त की बात हो, या हर जगह पे अपने धर्म में जब भी ये बात करते तो अभय मुद्रा की बात करते हैं। उस बात को भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के उस पूरे भाषण को काट कूट कर वो गंदी राजनीति, पहले से भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक गंदी राजनीति करती रही है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को या कुछ इस विचारधारा को जो है वो किस तरीके से नुकसान किया जाए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक डर की राजनीति करना चाहती है, वो खुद डरे हुए हैं। जैसे राहुल जी ने शिव का फोटो दिखाया पार्लियामेंट में, तो खुद अध्यक्ष महोदय डर गए। वहां पर सब लोग नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सब कोई डर गए, अवाक हो गए कि ये राहुल जी ये कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं। राहुल जी लगातार देश भर में पदयात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर जगह पे और सभी कार्यकर्ताओं को और देशजनों को कहते हैं किसी के डराने से नहीं डरेंगे। और हिंदू होने का मतलब है किसी पर हिंसा ना करना। हिंदू होने का मतलब है सभी को प्यार करना, मोहब्बत करना। ये हमारी हिंदू होने की परिभाषा है। इनकी जो परिभाषा है वो दंगाइयों की परिभाषा है, और उसको चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी आज हर तरीके से पूरा का पूरा एक ऐसा कुप्रचार करने में लगी है जिससे हमें लोग को आगाह होने की जरूरत है। बोल रहे हैं रास्ते में ऐसे कांड मुस्लिम राष्ट्र में होता है, तो आप बोलिए ये भारतवर्ष क्या मुस्लिम राष्ट्र है? क्या बांग्लादेश के साथ चल जाएगा क्या पश्चिम बंगाल? ये भारत हम लोग हिंदुस्तान का था, आज हिंदू जातियों के खतरे में है। हम यही बोलेंगे पश्चिम बंगाल में चोपड़ा में घटना घटी है और कुचबिहार में जो घटना घटी है, महिलाओं को रास्ते में पिटा रहा है, उसके जेसीबी बोल के तृणमूल कांग्रेस का लीडर और उसका साथ दे रहा है उसका विधायक। बोल रहे हैं रास्ते में ऐसे कांड मुस्लिम राष्ट्र में होता है, तो आप बोलिए ये भारतवर्ष क्या मुस्लिम राष्ट्र है? क्या बांग्लादेश के साथ चल जाएगा क्या पश्चिम बंगाल? यही दिशा रुकने के लिए, दिशा पूरा भारत को नजर रखने के लिए हमने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है। आज एक प्रयागराज हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें ये कहा है कि धर्मांतरण को लेकर जिस तरह की सभाएं होती है नहीं होने, तो चिंता का विषय है। 100% चिंता का विषय। ये भारत हम लोग हिंदुस्तान का था, आज हिंदू जातियों के खतरे में है। हाईकोर्ट ने जो మీడియా మిత్రులు దయచేసి కాస్త లేచిస్తే వెళ్తాం. ప్లీజ్ దయచేసి కొంచెం
మీడియా మిత్రులు దయచేసి కాస్త ప్లేస్ ఇస్తే వెళ్తాం. ప్లీజ్ దయచేసి కొంచెం Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.